दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है संगमकालीन दक्षिण भारत, पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत एवं पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम संगमकालीन दक्षिण भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है कि संगम साहित्य में गंधर्व विवाह के लिए कौन सी शब्दावली मिलती है? तो उत्तर है पंचतिड़य। दोस्तों संगम साहित्य में गंधर्व विवाह को पंचतिड़य कहा गया है और अगस्त ऋषि के शिष्य तोल्काप्पियर द्वारा तोल्काप्पियम ग्रंथ की रचना की गई थी। संगमकालीन इस ग्रंथ में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, जिसमें प्रेम विवाह या गंधर्व विवाह को पंचतिड़य कहा गया है। अगला प्रश्न है तोल्काप्पियम ग्रंथ की रचना किसने की है? तो उत्तर है तोल्काप्पियर ने तोल्काप्पियम ग्रंथ की रचना की है, जो कि अगस्त ऋषि के शिष्य थे। अगला प्रश्न है दोस्तों पांड्य राज्य की राजधानी क्या थी? तो उत्तर है मदुरा या मदुरै। दोस्तों पांड्य राज्य की राजधानी थी। अगला प्रश्न है कि पत्नी पूजा को प्रतिष्ठा किस ग्रंथ में प्राप्त हुई है? तो उत्तर है तमिल ग्रंथ शिल्पादिकारम में दोस्तों पत्नी पूजा को प्रतिष्ठा मिली है। दोस्तों आप जान लीजिए कि चेर वंश के प्रतापी शासक सेन गुट्टवन अथवा धर्मपरायण कुट्टवन ने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय का प्रारंभ किया और इसमें पवित्र पत्नी को देवी के रूप में मूर्ति बनाकर पूजा जाता था। इसे कड़ग्गी पूजा भी कहा गया है और शिल्पादिकारम के अनुसार पत्नी पूजा के प्रचलन में पांड्य और चोल शासकों के साथ श्रीलंका के शासक भी सहायक हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों आप देखिए कुरल का रचयिता कौन है? तो उत्तर है कुरल तिरुवल्लुवर की रचना है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में आयोजित तीसरे संगम की अध्यक्षता किसने की थी? तो उत्तर है नक्कीरर ने दोस्तों दक्षिण भारत में आयोजित तीसरे संगम की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है तमिल कवियों का प्रथम संगम कहाँ आयोजित हुआ था? तो उत्तर है मदुरा में। दोस्तों संगम जो है वो तमिल कवियों का संघ अथवा मंडल था। इन संघों या परिषदों का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में किया गया था। तीसरे संगम का आयोजन उत्तरी मदुरै था और इसकी अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी। पहला संगम मदुरा में अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। दूसरा संगम कपाटपुरम या अलैवाई में अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में और तीसरा संगम मदुरै में नक्कीरर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए कथन और कारण से संबंधित है ये प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें देखिए कथन है कि संगम साहित्य संस्कृत काव्य है। ये आपका सही नहीं है क्योंकि संगम साहित्य तमिल काव्य है। और तर्क है कि ये सामाजिक अवस्था के बारे में सूचना प्रदान करता है, तो ये आपका सही है। तो आप देखिए कथन ए गलत है लेकिन आर सही है, यानी कारण सही है। अन्य महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्यों को देखते हैं। तमिल कवियों के प्रथम संगम की अध्यक्षता किसने की थी? तो अगस्त ऋषि ने। तमिल कवियों का तीसरा संगम कहाँ आयोजित किया गया था? मदुरा में। तो याद रखिएगा दोस्तों तमिल कवियों का जो प्रथम और तृतीय संगम था ये मदुरा में आयोजित किया गया था। देखिए मलयालम, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषा में से संगम साहित्य लिखा गया था किस भाषा में? तो उत्तर है तमिल भाषा में संगम साहित्य लिखा गया है। और सुदूर दक्षिण के प्रारंभिक इतिहास का मुख्य साधन संगम साहित्य है। संगम का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है जिसमें तमिल कवि और विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था और इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी रचना का प्रकाशन संभव होता था। अगला प्रश्न है तमिल व्याकरण की प्राचीनतम उपलब्ध पुस्तक जानी जाती है? तो ये है तोल्काप्पियम। दोस्तों तोल्काप्पियम जो है ये व्याकरण ग्रंथ है और ये द्वितीय संगम का एकमात्र अवशिष्ट ही नहीं बल्कि अद्यतन उपलब्ध तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके प्रणयनकर्ता तोल्काप्पियर ऋषि थे जो कि अगस्त के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे।
ये एक व्याकरण ग्रंथ है और इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ ये भी है, बात ये भी है दोस्तों कि जो तुल्काप्पियम है ये व्याकरण के साथ काव्य का भी उच्च कोटि का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है तुल्काप्पियम की रचना की गई है, तो ये सूत्र शैली में इसकी रचना की गई है। तुल्काप्पियम की विषय वस्तु क्या है, तो व्याकरण और कविता दोस्तों तुल्काप्पियम की विषय वस्तु है। अगला प्रश्न है तमिल कवियों के द्वितीय संगम का आयोजन कहाँ हुआ था, कपाटपुरम अलैवाई में द्वितीय संगम जो है तमिल कवियों का ये आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों संगम काल के दौरान कृषि की प्रमुख फसलें कौन थी, तो धान और गन्ना संगम काल के दौरान कृषि की प्रमुख फसलें थीं। अगला प्रश्न है इत्तू तोकय, तिरुकुरल, पत्तू पात्तू, अहिनारुरु में से संगम साहित्य का संग्रह ग्रंथ नहीं है, तो तिरुकुरल दोस्तों ये संगम साहित्य का संग्रह ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न है संगमकालीन लेखक प्राचीन बंदरगाह कावेरीपत्तनम को किस नाम से जानते थे, तो उत्तर है पुहार के नाम से। आप जान लीजिए संगम युग व्यापार और वाणिज्य की उन्नति के लिए बहुत विख्यात था और बाह्य और आंतरिक व्यापार इस समय अधिक प्रगति पर था। पुहार जो है जिसका कि वर्तमान नाम कावेरीपत्तनम है, इस काल का समृद्ध बंदरगाह था जहाँ से बड़े बड़े जहाज माल लादकर विदेशों से आते जाते थे। अगला प्रश्न ग्रंथ और उनके लेखकों का सुमेलन करना है। कुरल ग्रंथ तिरुवल्लुवर इसके रचनाकार हैं। तिरुमुरै ग्रंथ नाम्बी अंडार नम्बी की रचना है। शिल्पाधिकारम इंग्लो अडिगल की रचना है और मणिमेखलय शीतलैस लनार की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कोरकै, मदुरै, मुशिर और पुहार में से पांड्यों के प्रमुख पत्तन कौन थे, तो पांड्यों के प्रमुख पत्तन कोरकै और मदुरै थे। और देखिए तमिल व्याकरण से संबंधित ग्रंथ कौन है, तो आप जान लीजिए दोस्तों तमिल व्याकरण से संबंधित है तुल्काप्पियम ग्रंथ। तो संगमकालीन दक्षिण भारत के बाद आइए देखते हैं पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों ध्रुव धारावर्ष शासक था किस वंश का, तो ध्रुव धारावर्ष ये राष्ट्रकूट वंश का शासक था और ये प्रथम राष्ट्रकूट शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। अगला प्रश्न है वह राष्ट्रकूट शासक जिसने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ यानी महादान यज्ञ किया था, तो उत्तर है दोस्तों ये दंतिदुर्ग ने। आप जान लीजिए कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतिवर्मन या दंतिदुर्ग था जिसने 8वीं शताब्दी के मध्य में यानी 752 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और दंतिदुर्ग ने अपनी राजधानी मान्यखेत अथवा मालखेत में बनाई थी और इसने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ यानी महादान यज्ञ किया था जिसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का काम किया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट किसके वंशज थे, तो ये बादामी के चालुक्यों के वंशज थे राष्ट्रकूट। दंतिदुर्ग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो दंतिदुर्ग ने अपनी राजधानी मान्यखेत अथवा मालखेत को बनाई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों ध्रुव गोविंद तृतीय, कृष्ण द्वितीय और गोविंद चतुर्थ में राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था, तो उत्तर है गोविंद तृतीय। दोस्तों गोविंद तृतीय ये राष्ट्रकूट वंश का महान शासक था और इसने दोस्तों पल्लव, पांड्य, केरल और गंग राजाओं द्वारा बनाए गए संघ को ध्वस्त किया था और राष्ट्रकूट शासकों में गोविंद तृतीय अपने अद्वितीय साहस, कूटनीति, सेना नायकत्व आदि गुणों के कारण सर्वश्रेष्ठ शासक था और उसका काल राष्ट्रकूट शक्ति का चरमोत्कर्ष का काल था। अगला प्रश्न है नासिक, पीतलखोरा, अजंता और एलोरा में से हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा कौन सी है, तो उत्तर है एलोरा। दोस्तों एलोरा जो है ये महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में एलोरा नामक स्थान पर गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर 6वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक निर्मित 34 गुफाएं हैं जिनमें से अधिकांश हिंदुओं की, कुछ बौद्धों की और कुछ जैनों की है। एलोरा का सबसे प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर है जिसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था।
अगला प्रश्न है पीतल खोरा कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो उत्तर है पीतल खोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों वह चोल शासक जिसने मदुरै कोंडा और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया था? तो ये था परांतक प्रथम। परांतक प्रथम दोस्तों वह चोल शासक था जिसने मदुरै कोंडा और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया था। अगला प्रश्न है कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आप जानते हैं कृष्ण प्रथम ने, जो कि राष्ट्रकूट शासक था। अगला प्रश्न है वह चोल सम्राट जिसका नाम अरुमोलिवर्मन था? तो ये था राजराज प्रथम। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वह चोल सम्राट जिसका नाम अरुमोलिवर्मन था, ये राजराज प्रथम था। अरुमोलिवर्मन किसका पुत्र था? तो अरुमोलिवर्मन परांतक द्वितीय का पुत्र था। गंगैकोंड की उपाधि किसने धारण की थी? तो उत्तर है दोस्तों गंगैकोंड की उपाधि राजेंद्र चोल ने धारण की थी। और आप जान लीजिए दोस्तों गंगैकोंड चोलपुरम के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज के पुत्र राजेंद्र चोल ने करवाया था और इस मंदिर की योजना तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के समान है। तो आप जान लीजिए राजेंद्र प्रथम दोस्तों गंगैकोंड की उपाधि से सम्मानित था। चोल गंगम तालाब का निर्माण किसने करवाया था? तो चोल गंगम तालाब का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने करवाया। गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की? तो राजेंद्र प्रथम ने दोस्तों गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है गंगैकोंड चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। अगला प्रश्न है दोस्तों राजेंद्र चोल द्वारा पराजित पाल शासक कौन था? तो ये था महिपाल प्रथम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। महिपाल प्रथम को राजेंद्र चोल ने पराजित किया था और राजेंद्र चोल के गंगा घाटी अभियान का विवरण तिरुवालंगाडु ताम्रपत्रों में मिलता है। उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी भारत पर आक्रमण किया और बंगाल के पाल शासक महिपाल प्रथम को पराजित किया था और गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र ने गंगैकोंड की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, वीर राजेंद्र प्रथम और राजेंद्र द्वितीय में से वह चोल शासक जिसने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की थी? तो ये था राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न है दोस्तों विजयालय कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम और राजराज प्रथम में से वह जिसने चीन में 2 बार व्यापारिक दूतमंडल भेजा था? तो उत्तर है राजेंद्र प्रथम ने दोस्तों चीन में अपने व्यापारिक दूतमंडल भेजे थे। अगला प्रश्न है कुलोत्तुंग प्रथम, कुलोत्तुंग द्वितीय, राजराज प्रथम और राजाधिराज में से श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र की मुद्राओं का प्रचलन किसने करवाया था? तो ये था राजराज प्रथम। अगला प्रश्न है चोल राजा किस मत के संरक्षक थे? तो उत्तर है शैव मत के। दोस्तों चोल राजा जो थे वो शैव मत के संरक्षक थे और शैव भक्ति गीतों का संकलन नंबी अंडार नंबी को माना जाता है, जो कि राजराज और राजेंद्र चोल के समय में हुए थे और चोल वंश के अधिकांश शासक उत्साही शैव थे जिन्होंने भगवान शिव के अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और राजाधिराज में से वह शासक जो युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था? तो ये था राजेंद्र द्वितीय। दोस्तों आप जान लीजिए कोप्पम का युद्ध जो कि 1052 से 1054 ईस्वी में राजाधिराज प्रथम लड़ता हुआ मारा गया था, लेकिन उसके भाई राजेंद्र द्वितीय ने सोमेश्वर प्रथम की सेना को बुरी तरह परास्त किया और राजेंद्र ने युद्ध क्षेत्र में ही अपना अभिषेक किया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वह शासक जो युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था वो राजेंद्र द्वितीय था। अगला प्रश्न है राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज और राजेंद्र द्वितीय में से मालदीव की विजय करने वाला पहला शासक कौन था? तो ये था राजराज प्रथम। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो उत्तर है सूर्य मंदिर कोणार्क में है दोस्तों और पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर का निर्माण नरसिंह देव बर्मन प्रथम द्वारा कराया गया था और ये 13वीं शताब्दी का मंदिर है और अपनी विशिष्ट शैली के लिए विख्यात है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मत्त विलास प्रहसन किसका उल्लेख करता है? तो ये बौद्धों और कापालिकों का उल्लेख करता है। और पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्त विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी और इसमें कापालिक और बौद्ध भिक्षुओं का उपहास किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो उत्तर है कांची। कांची दोस्तों पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न है, मदुरै, ऐहोल, कांचीपुरम और मामल्लपुरम में से गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ पर चित्रित है? तो ये मामल्लपुरम में है। और देखिए कांचीपुरम, मदुरई, महाबलीपुरम और तंजौर में से पल्लव रथ मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? तो जान लीजिए महाबलीपुरम में। दोस्तों पल्लव रथ मंदिर ये महाबलीपुरम में स्थित हैं। आप जान लीजिए मामल्ल शैली का विकास दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के काल में हुआ था और इसके अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक बने थे, एक तो मंडप और दूसरा एकात्मक मंदिर। और इस शैली में निर्मित सभी स्मारक मामल्लपुरम यानी महाबलीपुरम में विद्यमान हैं और मामल्ल शैली के रथ अपनी मूर्तिकला के लिए भी प्रसिद्ध हैं। आप जान लीजिए दोस्तों पल्लव रथ मंदिर महाबलीपुरम में जो हैं स्थित हैं। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर को किसने बनवाया था? तो पल्लवों द्वारा महाबलीपुरम के 7 रथ वाले मंदिर को बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, तक्कोलम का युद्ध हुआ था किसके बीच में? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपको बताना है कि तक्कोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो राजादित्य और कृष्ण तृतीय के मध्य तक्कोलम का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन में पाडिकावल का तात्पर्य क्या है? तो ये ग्राम सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला कर पाडिकावल होता था चोल शासन में। चोल काल में वेट्टी से क्या अभिप्राय था? तो सार्वजनिक कार्यों के लिए वेगार जो होता था दोस्तों, इसको चोल काल में वेट्टी कहा जाता था। कुछ महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्यों को देख लेते हैं। मामल्लपुरम नगर की स्थापना किसने की? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। राज सिंह शैली के चरम उत्कर्ष को व्यक्त करता है कौन? तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर दोस्तों ये राज सिंह शैली के चरम उत्कर्ष को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है, पुलिकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना का सामना किस नदी के तट पर किया था? तो ये था नर्मदा नदी। दोस्तों पुलिकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली था। इसने अपने चाचा मंगलेश और उनके समर्थकों की हत्या करके 609 से 610 ईस्वी में बादामी के चालुक्य वंश की गद्दी पर आसीन हुआ। पुलिकेशिन द्वितीय का हर्ष से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था और ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि इस युद्ध में पुलिकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, चोल, चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट में से महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए थे किसके शासनकाल में? तो चालुक्यों के शासनकाल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, चोलों के समय में उर की कार्यकारिणी क्या कहलाती थी? तो आलुंगड़म। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि चोलों के समय में उर की कार्यकारिणी आलुंगड़म कहलाती थी। अगला प्रश्न है, महासभा, पेरुनगिरी, कुरी और नगरम में से वह चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी? तो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करने वाली इकाई नगरम थी। अगला प्रश्न है, चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ये था बाघ। चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो धनुष था। और तक्कोलम का युद्ध हुआ था किसके बीच में? तो चोल और राष्ट्रकूटों के बीच दोस्तों तक्कोलम का युद्ध हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तक्कोलम का युद्ध जो है चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, राजराज प्रथम, सुंदर चोल, गंडरादित्य और राजेंद्र चोल में से वह जिसने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी? तो भूमि की पैमाइश सबसे पहले राजराज प्रथम ने कराई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, चालुक्य, पल्लव, पांड्य और चोल राजवंश में से ग्राम शासन पद्धति के लिए कौन सा शासनकाल प्रसिद्ध है? तो चोल वंश का शासनकाल स्थानीय स्वशासन या ग्राम शासन पद्धति के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, राजराज प्रथम की माता कौन थी? तो ये थी वानवन महादेवी, ये राजराज प्रथम की माता थी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, वह चोल राजा जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? तो राजराज प्रथम ने। अगला प्रश्न है, वह चोल शासक जिसने संपूर्ण सिलोन यानी सिंघल को विजित किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने दोस्तों संपूर्ण सिलोन को विजित किया था। अगला प्रश्न है, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग और विक्रम चोल में से श्री विजय पर आक्रमण किसने किया था? तो उत्तर है राजेंद्र प्रथम ने। दोस्तों राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय पर आक्रमण किया था। चोलकालीन सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या होता था? तो कुर्रम कुछ ग्रामों का समूह होता था चोल सम्राटों के अधीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख कहाँ हुआ है? तो ये तिरुनेडुंगलम अभिलेख में दोस्तों चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तर मेरूर अभिलेख का संबंध किससे है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए कि उत्तर मेरूर अभिलेख का संबंध किससे है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परांतक प्रथम से संबंधित है उत्तर मेरूर अभिलेख। आप जान लीजिए दोस्तों कि उत्तर मेरूर अभिलेख जो है ये परांतक प्रथम जो कि चोल शासक है उससे संबंधित था। अगला प्रश्न है कि सुंगन दर्त चोल यानी करों को हटाने वाला किस चोल शासक की उपाधि है? तो उत्तर है कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम को सुंगन दर्त चोल यानी करों को हटाने वाला की उपाधि प्राप्त है। अगला प्रश्न है, चतुर्वेद मंगलम का अभिप्राय क्या है? तो कर मुक्त भूमि को दोस्तों ये चतुर्वेद मंगलम कहा जाता था। नाडु क्या था? तो एक प्रशासकीय विभाग नाडु होता था। और अगला प्रश्न है, देखिए चोल शासकों की आय का प्रमुख साधन क्या था? तो ये था भूमिकर। दोस्तों चोल शासकों की आय का मुख्य साधन भूमिकर था। भूमिकर ग्राम सभाएं एकत्र करके सरकारी खजाने में जमा करती थीं। इसके लिए चोल शासकों ने समस्त भूमि की माप कराई थी और उसकी उत्पादकता के आधार पर कर का निर्धारण किया और ये आधे से लेकर चौथाई भाग तक होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए आलनायक, सेरुंदरम, वारितपोदगक और पेरुमक्कल में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था? तो ये था वारितपोतगक, ये चोल वंश का राजस्व अधिकारी होता था। अगला प्रश्न है, राजराज चोल प्रथम, आदित्य चोल, राजेंद्र चोल, परांतक चोल प्रथम का अनुक्रमिक क्रम क्या है? तो सबसे पहले आदित्य प्रथम चोल, फिर परांतक प्रथम, फिर राजराज चोल प्रथम, उसके बाद राजेंद्र चोल। ये जो है दोस्तों इन राजाओं का अनुक्रमिक जो है काल है। चोल राज्य के लिए सामंतवाद के सिद्धांत को किसने लागू किया? तो आर्यन नंदी ने। राजराजेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? उत्तर है दोस्तों राजराजेश्वर मंदिर जो है ये शिव को समर्पित है। चोल शासकों में से किसने राजकीय अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई? तो राजराज ने। और देखिए अगला प्रश्न है, कावेरीपत्तनम, नंदीपुर, उरैयूर, तंजौर में से चोल देश में सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? तो उरैयूर जो है सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पल्लव काल की विशेषता क्या है? तो ये है सोम स्कंद की मूर्ति, ये पल्लव काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश का कुडुमियामलय अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये संगीत विषय से संबंधित है कुडुमियामलय अभिलेख। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। देखिए कथन है, पल्लव नरेश महेंद्र वर्मा प्रथम। आप देखिए महेंद्र वर्मा प्रथम जिसे विचित्र चित्त भी कहा जाता था, एक अस्थिर मस्तिष्क का व्यक्ति था, ये गलत है। कारण है कि वह किसी समय जैन धर्म का अनुयायी था लेकिन उसको छोड़कर वह शैव धर्म में चला गया, ये सही है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के राजवंश का दावा था कि उसके पूर्वजों ने अयोध्या पर शासन किया था? तो ये कल्याणी के चालुक्य। दोस्तों कल्याणी के चालुक्यों का ये दावा था कि उनके पूर्वजों ने अयोध्या पर शासन किया था। अब आइए दोस्तों पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में जो है मदिरा का उत्पादन और बिक्री पर निषिद्ध किया था?
हर्षवर्धन, धर्मपाल, कुमारपाल और भोज में से? तो उत्तर है कुमारपाल ने। आप जान लीजिए कुमारपाल का शासनकाल 1143 से 1172 ईस्वी था और वो गुजरात के चालुक्य वंश का शासक था। जैन धर्म से प्रभावित होकर कुमारपाल ने अपने राज्य में मदिरा के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल और महिपाल में से वह पाल शासक जो वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? तो ये था गोपाल। दोस्तों गोपाल को चुना गया था, ये वंशानुगत राजा नहीं था। और आप जान लीजिए शशांक की मृत्यु के लगभग 1 शताब्दी तक बंगाल में अराजकता और अव्यवस्था थी। 8वीं शताब्दी के मध्य अशांति और अव्यवस्था से उबकर बंगाल के नागरिकों ने गोपाल नामक एक सुयोग्य सेना नायक को अपना राजा चुना था। और गोपाल जो कि 750 से 770 ईस्वी इसने नवीन राजवंश की स्थापना की, उसे पाल वंश कहा जाता था और यह एक क्षत्रिय राजवंश था। अगला प्रश्न है सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। धर्मपाल एक बौद्ध शासक था, उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने विक्रमशिला और सोमपुरी जो कि पहाड़पुर में है वहाँ पर विहारों की स्थापना की थी और उसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। और तारानाथ के अनुसार उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना करवाई थी, लेकिन राजा के रूप में उसे धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरता नहीं थी। अगला प्रश्न है बौद्ध, शैव, जैन और वैष्णव में से पाल शासक धर्मपाल किसका अनुयायी था? तो धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न है जाट, गुर्जर, कैवर्त और डोम में से वह कृषक समुदाय जिसने बंगाल के पाल शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ये था कैवर्त संप्रदाय। दोस्तों आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कैवर्त संप्रदाय या कैवर्त कृषक समुदाय ने बंगाल में पाल शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है विक्रमशिला महाविहार कहाँ पर स्थित था? तो उत्तर है भागलपुर में। और आप जान लीजिए कि पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और यहाँ बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान और व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी। और आप जान लीजिए दोस्तों दीपंकर ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी। आप जान लीजिए कि विश्वविद्यालय से संबद्ध या विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित विद्वानों में रक्षित, जेतारी, विरोचन, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री, दीपंकर आदि हैं। और 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न है वह राजवंश जिसने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना करवाई? तो ये पाल वंश था। धंग किससे संबंधित है? तो उत्तर है धंग का संबंध दोस्तों चंदेल से है। आप जान लीजिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए कि प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड के भूभाग पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास आरंभ हुआ और प्रारंभिक चंदेल शासकों में हर्ष एक शक्तिशाली शासक था जिसने स्वयं को प्रतिहारों की दास्ता से मुक्त किया और 950 ईस्वी में धंग चंदेल वंश का राजा बना था। यही चंदेलों की वास्तविक स्वाधीनता का जन्मदाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों कारकोट वंश का शासन कहाँ पर था? तो जान लीजिए कश्मीर में कारकोट वंश का शासन था। दिद्दा प्रसिद्ध रानी थी कहाँ की? तो दिद्दा जो हैं ये कश्मीर की प्रमुख रानी थी। और जान लीजिए कारकोट वंश के बाद कश्मीर में उत्पल वंश का शासन हुआ और इस वंश का पहला राजा अवंती वर्मन था। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक अत्यंत महत्वाकांक्षी शासिका थी और उसने राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित किया और विद्रोहियों का दमन किया था। अगला प्रश्न है चंदेल, प्रतिहार, चौहान और परमार में से वह जिसने 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था? तो ये था प्रतिहार वंश। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो सोलंकी। देखिए दोस्तों आप जान लीजिए कि आबू के दिलवाड़ा के जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं और इनका निर्माण गुजरात के चालुक्य यानी सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए दिल्ली, ग्वालियर, कन्नौज और कालिंजर में से गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कहाँ थी? तो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज थी।
रामभद्र, वत्सराज, नागभट्ट और मिहिर भोज में से ग्वालियर प्रशस्ति में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो ग्वालियर प्रशस्ति में दोस्तों ये मिहिर भोज के विषय में जानकारी मिलती है। अब आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हैं। देखिए, महेंद्रपाल, अनंगपाल, धर्मपाल और जयपाल में से वह जिसने दिल्ली शहर का निर्माण करवाया? तो उत्तर है दिल्ली शहर का संस्थापक अनंगपाल तोमर था और इसका शासनकाल 11वीं शताब्दी था। इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासो में मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिहार, राजपूत, पाल और चंदेलों में से कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है चंदेलों ने करवाया था और ये खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान करते हैं। अगला प्रश्न है, खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किसको समर्पित है? तो ये सूर्य देवता को समर्पित है। और देखिए, कन्नौज, उज्जैन, कन्नौज, खजुराहो और ग्वालियर में से चंदेल कला का प्रमुख केंद्र क्या था? तो ये खजुराहो है। चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ पर है? तो खजुराहो में है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया था किसके द्वारा? तो उत्तर है विद्याधर के द्वारा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खजुराहो के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वश्रेष्ठ है और मंदिर का निर्माण चंदेल नरेश विद्याधर ने कराया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा गया था किसके बीच में? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा गया था। और आप जान लीजिए कि 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य कन्नौज पर अधिकार के लिए प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंश के शासक संघर्षरत रहे और ये संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला था। अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष का केंद्रीय शहर कौन था? तो ये कन्नौज था। और त्रिकोणी संघर्ष का प्रारंभ किसने किया था? प्रतिहार नरेश वत्सराज ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिहिर भोज, नागभट्ट, राज्यपाल और राजसिम्बा में से वह जो प्रतिहार शासक नहीं था? तो राजसिम्बा जो है ये प्रतिहार शासक नहीं था। अगला प्रश्न है, मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख प्रतिहारों की उत्पत्ति का संकेत करता है कहाँ से? तो ये लक्ष्मण से। रामायण मंजरी के लेखक कौन है दोस्तों? आप जान लीजिए, रामायण मंजरी के लेखक क्षेमेंद्र हैं। दोस्तों, चौहान, प्रतिहार, चंदेल और परमार में से मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि में वर्णन है किसका? तो दोस्तों, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि में वर्णन परमार वंश का आता है। आप बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि में परमार वंश का वर्णन है। और जैन लेखक मेरुतुंग जो हैं ये इनकी कृति से परमार वंश के इतिहास, विशेषकर गुजरात के चालुक्य शासकों के साथ उनके संबंधों का ज्ञान प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धर्मपाल, धंग, मिहिर भोज और परमार भोज में से वह जिसने साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया? तो ये परमार भोज ने। दोस्तों, आप जान लीजिए कि परमार भोज ने साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया था। भोज परमार वंश का शक्तिशाली शासक था और इसके समय में राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से परमार राज्य की अभूतपूर्व उन्नति हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भानपुरा, धार, उज्जैन और भोजपुर में से वाग देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये धार से प्राप्त हुई है। पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध में किससे हारा था? मोहम्मद गोरी से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी से हारा था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों, अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय ये पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया, लेकिन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में किसे पराजित किया था? मोहम्मद गोरी को। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, हमीर महाकाव्य और पवन दूतम में से वह जिसमें पृथ्वीराज तृतीय से जयचंद की पुत्री संयोगिता के विवाह का उल्लेख है, तो ये है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो से ये पता चलता है कि जयचंद ने राजसूय यज्ञ तथा अपनी रूपवती कन्या संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था और इस अवसर पर पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए उसने उसे आमंत्रित नहीं किया। पृथ्वीराज ने अपने कुछ चुने हुए सहायकों के साथ छद्म रूप में कन्नौज पहुंचकर संयोगिता को बलपूर्वक भरी सभा से उठा ले आया। इससे दोनों में पहले से ही बिगड़े संबंध और भी कटुतापूर्ण हो गए थे, लेकिन अनेक विद्वान पृथ्वीराज संयोगिता कथा को ऐतिहासिक नहीं मानते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, शैव, बौद्ध, जैन और वैष्णव धर्म में से वह जो कलचुरियों का राजधर्म था, तो कलचुरियों का राजधर्म शैव धर्म था। देखिए, कलचुर्य नरेश गांगेय देव की मुद्राओं पर अंकित विशिष्ट चिन्ह क्या है, तो उत्तर है लक्ष्मी का चिन्ह जो है कलचुर्य नरेश गांगेय देव की मुद्राओं पर मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिहार, परमार, गाहड़वाल और चहमाड़ में से तरुष्क दंड नामक कर वर्णित है कहाँ पर, तो तरुष्क दंड नामक कर गाहड़वाल राजवंश के अभिलेखों में वर्णित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलचुर्य शासक गांगेय देव के पिता कौन थे, तो ये थे कोकल देव द्वितीय। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आ सकता है ये आपके परीक्षा में आ सकता है कि जो कलचुर्य नरेश गांगेय देव की मुद्राओं पर लक्ष्मी जी की मूर्ति बैठी हुई है, इसके अलावा गांगेय देव के पिता कोकल देव द्वितीय थे। कोकल देव द्वितीय के बाद उसका पुत्र और उत्तराधिकारी गांगेय देव विक्रमादित्य कलचुर्य वंश का एक प्रतापी राजा हुआ और परमार, भोज और चंदेल विद्याधर उसके प्रबल प्रतिद्वंदी थे। अगला प्रश्न है, बोधगया, राजगृह, कुशीनगर और सारनाथ में से गोविंद चंद्र गाहड़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था, तो सारनाथ में। दोस्तों, रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार सारनाथ में बनवाया था। और अगला प्रश्न है, वह धर्मशास्त्रकार जो गाहड़वाल राजा गोविंद चंद्र का मंत्री था, ये था लक्ष्मीधर। देखिए दोस्तों, गोविंद चंद्र गाहड़वाल वंश का सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली शासक था। उसने कन्नौज के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया और गोविंद चंद्र को उसके लेखों में विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है, जो इस बात का सूचक है कि वो स्वयं बहुत बड़ा विद्वान था। उसका मंत्री लक्ष्मीधर भी शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। अगला प्रश्न है, धर्मपाल, देवपाल, विजयसेन और लक्ष्मण सेन में से नया संवत चलाने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण सेन ने दोस्तों, आप जान लीजिए कि लक्ष्मण सेन ने जो है 28 वर्षों तक शासन किया और उनके द्वारा एक नया संवत लक्ष्मण संवत प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, दान सागर और अद्भुत सागर नामक ज्योतिष ग्रंथों की रचना करने वाला सेन शासक कौन था, तो ये था बल्लाल सेन। उत्तर रामचरित के रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा भवभूति। दोस्तों, संस्कृत के महान कवि और सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे। इनके नाटक कालिदास के नाटकों के समतुल्य माने जाते हैं और आप जान लीजिए कि भवभूत की महत्वपूर्ण रचना है उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न है, कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ का लेखक कौन है, तो ये लक्ष्मीधर था। और लक्ष्मीधर दोस्तों, ये गोविंद चंद्र गाहड़वाल का मंत्री था। गोविंद चंद्र गाहड़वाल का मंत्री लक्ष्मीधर था। इसने कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न है, विष्णु, अंगिरस, मेघातिथि और उष्णा में से वह जिसने सती प्रथा को आत्महत्या का कार्य कहकर अस्वीकार किया था, तो मेघातिथि ने। याद रखिएगा दोस्तों, मेघातिथि ने क्या किया है, आप जान लीजिए दोस्तों। मध्यकालीन टीकाकार रहे मेघातिथि, इन्होंने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया और इसे आत्महत्या और स्त्रियों के लिए पूर्णतः निषिद्ध किया था। अगला प्रश्न है, पाल राजाओं का सही क्रम आपको बताना है कौन सा है, तो उत्तर है सबसे पहले गोपाल। गोपाल पाल वंश का संस्थापक था, उसके बाद देवपाल, फिर नारायण पाल और लास्ट में राज्यपाल। अब आइए दोस्तों, अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, इसको देखते हैं। वह अरब यात्री जिसके बारे में कहा जाता है
कि वो प्रतिहार नरेश मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया था? तो उत्तर है सुलेमान। दोस्तों, सुलेमान एक अरब यात्री था और वो प्रतिहार नरेश मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत संगमकालीन दक्षिण भारत, पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत और पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।